आजाद कश्मीर बैंक हर साल। नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत में। हूं आपके साथ रीमा पराशर। कहते हैं कि कुछ सपने अच्छे होते हैं, कुछ सपने बुरे होते हैं। अब अगर कोई देश को एक तरीके से धरातल में धकेलने के सपने देखने लगे तो उसको अच्छा कहेंगे, बुरा कहेंगे? राहुल गांधी को आजकल कुछ ऐसे ही सपने आ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, आज कई सारी बातें कही, लेकिन उन्होंने एक बात बहुत अजीब सी कह दी। एक तो ये कि लोकतंत्र में जनता के जनादेश से चुनी हुई जो सरकार है ना नरेंद्र मोदी की, और नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री बने हैं वो 1 साल के अंदर हट जाएंगे, सरकार गिर जाएगी, प्रधानमंत्री पद पर कोई और आएगा। एक तो उन्होंने ये भविष्यवाणी कर दी। दूसरी बात उन्होंने कह दी कि देश में आर्थिक इमरजेंसी लगाने के लिए सरकार जो है वो तैयारी कर रही है, और ये भी उन्होंने कहा कि सारे जो सरकार के अधिकारी हैं वही उनको ये जानकारी दे रहे हैं। अब अपनी ही बात से कॉन्ट्राडिक्ट किया आज राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा कि सीईसी यानी ज्ञानेश कुमार भी उनको रिपोर्ट कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर दबाव था और हम बिके हुए थे एक तरीके से। तो भाई ये क्या था? सीईसी भी उनको रिपोर्ट कर रहे हैं, सरकार के अधिकारी भी उनको रिपोर्ट कर रहे हैं। ये कमाल की बात आज राहुल गांधी ने कह दी। लेकिन कुछ गंभीर सवाल भी खड़े हुए। वो ये कि 2013 के समय और आज के भारत यानी 2026 के भारत के समय अर्थव्यवस्था की जो हालत है और आर्थिक स्थिति जो है उस पर जरा नजर डालने की राहुल गांधी को जरूरत थी। बहुत सारी बातें इस पर भी आई कि कौन फंडिंग कर रहा है, आखिर राहुल गांधी के दिमाग में ऐसी उपज आती कहां से है। तो आज जरा इसी पर चर्चा करेंगे, खास मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले वो राहुल गांधी के बयान सुनते हैं और उस पर जो आज रिएक्शन आए वो देखते हैं। एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखिए आप, ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको आप कोई रोक नहीं सकता। अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि वो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है। मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है। धड़ाधड़ 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 हमारे सिस्टम से ही आ रहा है। अब ये हो सकता है कि जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं। पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। ये डायनामिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। राहुल गांधी अपना भविष्य तो देख नहीं रहे हैं, दूसरे का भविष्यवाणी कर रहे हैं। अपना भविष्यवाणी राहुल गांधी कांग्रेस के खात्मा का, जैसे ये मुगलिया सल्तनत के अंतिम बादशाह कौन थे, बहादुर जफर शाह, कांग्रेस मुगलिया सल्तनत यानी माओवादी मुस्लिम कांग्रेस अंतिम संतलक राहुल गांधी होंगे खात्मा की। दादी ने आपातकाल लाया था ना, इसलिए वही आपातकाल उनके दिमाग में घूमता रहता है। मोदी जी तो प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, लोकशाही में विश्वास करते हैं। बाकी लोगों की तरह वो किताब लेके नहीं घूमते हैं। बहुत लोग संविधान का किताब लेके घूमते रहते हैं, करना धरना कुछ नहीं है। आज राहुल गांधी ये कामना कर रहे हैं कि भारत के अंदर अराजकता है। मैंने राजनीति में ऐसा कभी कोई व्यक्ति नहीं देखा जो इतना अपने देश से नफरत करता है जितना राहुल गांधी करते हैं। राहुल गांधी जी को ये बता सको तो बता दो कि भाजपा है, भाजपा आपातकाल नहीं, सबका साथ सबका विकास करती है। आज का सवाल भी यही है कि आखिर देशवासियों का मनोबल बढ़ाना चाहिए या उनको डराना चाहिए। आखिर
क्यों राहुल गांधी एलओपी होकर भी देशवासियों को डराने में लगे हुए हैं, क्यों उनको दहशत में डाल रहे हैं, जबकि उनको तो विदेश की बात करना भी पता है कैसे की जाती है। विदेशों को में वो जाते भी हैं विदेश और उसके बाद आकर बात भी करते हैं, तो उनको पता होगा कि विदेश में जब से ये वैश्विक संकट हुआ है तब से आर्थिक हालात क्या हैं। लेकिन उसके बावजूद भारत जो कि सशक्त और मजबूती से खड़ा है, उसकी जनता को इस तरह से डराना, दहशत में डालना, उसके पीछे की रणनीति क्या है? एक बार जरा आपको 2013 याद दिलाना भी बहुत जरूरी है। दर्शकों, आपको भी हम थोड़े से आंकड़े दिखाते हैं और राहुल गांधी के लिए भी ये आंकड़े जरूरी है। 2011 से 2013 के बीच रुपया लगभग 36% गिरा, यानी जुलाई 2011 में फॉरेक्स रिजर्व लगभग 294 अरब डॉलर थे और अगस्त 2013 तक ये घटकर लगभग 256 अरब डॉलर रह गए। इंपोर्ट कवर मार्च 2004 के 17 महीने से गिरकर 2013 में लगभग 6 महीने पर आ गया। उसके अलावा अगर हम फॉरेक्स रिजर्व की बात करें टू एक्सटर्नल डेप्थ, वो 11 के 95.8% से गिरकर 68.8% ही रह गया। यानी आरबीआई को FCNR जो योजना थी, यानी जो योजना लानी पड़ी, ये मैं योजना आपको दिखा रही हूं, आरबीआई को जब ये योजना लानी पड़ी वो इसी वजह से लेकर आनी पड़ी, डॉलर को आकर्षित करने के लिए, यानी विशेष प्रोत्साहन भी देने पड़े। ये सब उसी का एक नतीजा था। फिर 2004 से 14 के बीच औसत महंगाई 8.2% रही और उसके बाद 10 से 14 के दौरान अगर हम बात करें तो लंबे समय तक महंगाई 2 अंकों में ही रही थी। उसके बाद सितंबर 2013 तक बैंकों की स्ट्रेस एसेट्स जो थी वो 12.3% तक पहुंच गई थी। उसके अलावा 2009 से 14 तक लगातार 6 साल फिस्कल डेफिसिट जीडीपी के 4.5% या उससे ऊपर रहा। अब उसके बाद जरा कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, उसकी हिस्सेदारी 2004 के 31% से घटकर 14 तक सिर्फ 16% ही रह गई। तो ये वो आंकड़े थे जो कि बताते हैं कि 2014 और उससे पहले स्थिति क्या थी। और उसके बाद तो देखिए पूरी तरीके से स्थिति बदल गई ना। तो फिर वही सवाल खड़ा होता है कि देश की अर्थव्यवस्था के आंकड़े गलत दिखा करके आखिर दहशत में क्यों फैला रहे हैं देशवासियों को राहुल गांधी। चलिए मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए कौशन कांत मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, निखिल जैन जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं, संजय सरकार जी टीएमसी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे साथ नवल शर्मा जी जुड़ रहे हैं जो कि प्रवक्ता हैं जेडीयू के। शुरुआत में जरा निखिल जैन आप ही से करना चाहूंगी। निखिल जैन। रीमा जी, बहुत अच्छा लगता है कि आप 2013 की 2011 के आंकड़े बताती हैं, आप पूरी रिसर्च करती हैं, लेकिन आप 2004 के आंकड़े बताना भूल जाती हैं कि किस तरीके से अटल जी से जब मनमोहन सिंह ने सरकार ली थी तो 100 बिलियन डॉलर मैंने अभी आंकड़ों की बात ही नहीं की, मेरा सवाल ही नहीं सुना आपने ना। अभी आप और क्या, अभी आपने और क्या दिखाया? मैंने वो दिखाया, लेकिन मेरा सवाल ये था जिसका जवाब आज मैं जानना चाह रही हूँ कि राहुल गांधी देशवासियों को दहशत में क्यों डाल रहे हैं, डर क्यों फैला रहे हैं? सरकार गिर जाएगी, आर्थिक सुनामी आ जाएगी, इमरजेंसी लगने वाली है। देखिए, आपको रीमा जी शायद सच से एलर्जी हो गई होगी। देश की जनता को, देश के विपक्ष को, राहुल गांधी को नहीं है। तो ऐसा होने वाला है मतलब? चलो ठीक है। वो नहीं, देश की जनता का अधिकार है कि वो सच जाने। सच ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही एक गंभीर रूप से गुजर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को केवल और केवल अपनी राजनीति से मतलब है। वो अभी भी डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं। खबरें आ रही हैं कि आरबीआई ने किस तरीके से 1 लाख करोड़ से ऊपर का सोना बेचा है। अब आप कहेंगे अरे आरबीआई ने खंडन कर दिया। अगर आप आरबीआई का खंडन देखेंगे तो दिख जाएगा आरबीआई खाली अप्रैल तक की फिगर्स दे रहा है, मई की फिगर्स आरबीआई नहीं दे रहा। और जो ब्लूमबर्ग का एनालिसिस था वो मई में ही वो 12 बिलियन डॉलर के सोने की सेल की बता रहा है। आज तक देश के इतिहास में ऐसे कौन से प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने सोना बेच दिया हो? 1991 में जब बीजेपी समर्थक सरकार थी वीपी सिंह की, उसके बाद जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस हुआ उसमें सोना गिरवी जरूर रखना पड़ा था देश को। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि देश को अपना सोना बेचना पड़ रहा है। जो आ रहे थे, कह रहे थे कि विपक्ष मंगलसूत्र लेके बहनों का मुसलमानों में बांट देगा, आज उसके कार्यकाल में, उन्हीं के कार्यकाल में सोना बेचना पड़ रहा है। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में फॉरेक्स रिजर्व तिगने हुए, 100 बिलियन से 300 बिलियन हुए। मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में दुगने हुए, 300 से 600 हुए। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जीडीपी तिगनी हुई।
700 से 2000 हुई बिलियन डॉलर पर ईयर, और मोदी जी के शुरू के 10 साल के कार्यकाल में दुगनी भी नहीं हो पाई, 2000 से 39। ये जो आंकड़े मैंने दिखाए ये सब झूठे थे? नहीं, आंकड़े बिल्कुल सच्चे थे, लेकिन बहुत सिलेक्टिव थे। सिलेक्टिव थे ना, बिल्कुल सिलेक्टिव थे, बिल्कुल सिलेक्टिव थे। आप 2011 के आंकड़े बता रही हैं, आप 2004 के तो बता नहीं रही। अच्छा। आप ये तो बता नहीं रही कि किस स्थिति में इकोनॉमी मनमोहन सिंह कहां से कहां लेके गए। आपने ये तो नहीं बताया ना कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 3 गुनी इकोनॉमी हुई। और मैं आपके दर्शकों से एक सिंपल सी चीज कहता हूं, जो मुझे छोटे शहरों का मैं ज्यादा नहीं जान पाऊंगा गाँव का, लेकिन बड़े शहरों में, दिल्ली में मैंने पलते बढ़ते क्या देखा। 2004 में जो हमारे नेबर्स थे, जिनके पास मारुति 800 थी, किसी के पास होंडा सिटी आ गई, किसी के पास स्विफ्ट आ गई, आज भी उनके पास वही होंडा सिटी और स्विफ्ट है। कोई स्विफ्ट से मर्सिडीज पे नहीं चला गया, स्विफ्ट से अकॉर्ड पे नहीं चला गया। और ये एक सिंपल मेजरिंग द इकोनॉमी है। कौन लोग हैं? घर के आसपास जिन लोगों को देखता हूं उनकी मैं बात कर रहा हूं। पता नहीं कौन से इलाके में आप रहते हो, दिल्ली के रिहायशी, मुझे नहीं पता आप कौन से इलाके में रहते हो, लेकिन पूरी दिल्ली की बात मत करो। निखिल जैन, मैं जिस इलाके में रहती हूँ ना, लोगों के पास सेंट्रो थी, फिर सेंट्रो से i10 आई, i10 से क्रेटा आई, अब वो एल्काजार भी लेकर घूम रहे हैं। पता नहीं आप किस इलाके में रहते हो। कौशल कांत मिश्रा जी, ये सिलेक्टिव आंकड़े हैं क्या जो लोगों को बताया जा रहे हैं? अच्छा ठीक है कौशल कांत जी, ये सिलेक्टिव आंकड़े हैं। मनमोहन सिंह जी कहां से कहां ले गए और मोदी जी कहां ले आए, निखिल जैन को ऐसा लग रहा है? रीमा जी, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक तो अपने को आती नहीं है, पर जो एक नॉर्मल सिटीजन समझ सकता वही बताने की कोशिश करूंगा कि मनमोहन सिंह बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे। उसके बाद भी भारत की इकोनॉमी को फ्रेजाइल 5 में रखा गया था ग्लोबल इंडेक्स पे, और ये बात सही है, और ये हम सब सुनते आए, हमेशा से सुनते आए हैं। और उस फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी के बारे में जो अंदाज़ा लगाया जा रहा था, ये अंदाज़ा लगाया गया था मनमोहन सिंह के ज़माने में कि कहीं 2032 में वो 5वीं इकोनॉमी शायद बन जाए। ये आकलन उस समय का था। हम आज चौथी इकोनॉमी, फ्रेजाइल 5 से चौथी इकोनॉमी हो चुके हैं। अरे प्लीज निखिल जी, निखिल, ये तरीका नहीं है। दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट डन। आपने अपनी बात बोली, बोलते रहिए। आपने अपना पक्ष जनता के लिए रखा, मैं भी जनता के लिए रखा। आपको थोड़ी सुना रहा हूं भाई, मैं जनता को बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो समझ में आता उनको, कि सबसे कमजोर इकोनॉमी 5वें नंबर पे थी भारत, वहां से चल के आज चौथे नंबर की इकोनॉमी हो गई है। आज अगर आप लेटेस्ट आंकड़ों की बात करें, 2026 अप्रैल की बात करता हूं और मई की बात करता हूं, आरबीआई ने क्या किया वो तो मुझे नहीं मालूम, पर अभी तक ऑफिशियली सोना बेचने की बात ये भ्रम है। नहीं, वो कह रहे हैं उनके सोर्सेज ने बताया, उनको भी सोर्सेज बता रहे हैं ना, वो कह रहे हैं उनको सब लोग सोर्स बताते हैं। रीमा जी, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, पूरी दुनिया मानती है ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को। अब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को भी आप पता नहीं कुछ भी कांग्रेस। निखिल जैन, मैं आपकी बात ही नहीं कर रही, मैं तो अभी राहुल गांधी की बात कर रही हूँ, आपके नेता की। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनको सोर्सेज बता रहे हैं सारी बातें, सारी खबरें। निखिल जी सुन लीजिए, आप अपनी बात कहिएगा, मेरे तो सुन लीजिए साहब। आप अपना काम करें, मुझे अपना काम करने दीजिए। देखिए, अप्रैल और मई का अगर हम कंपैरिजन करते हैं, ई-वे बिल की बात करते हैं, जिससे ये पता चलता है व्यापार देश में कितना चल रहा है, उसमें करीब 1.5% की वृद्धि हुई है। अप्रैल और मई की बात कर रहा हूं। जो पीएमआई होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग का, तो वो 54.7 से बढ़कर के 56.6 हो गया। सर्विसेज का पीएमआई बढ़ के 58.8 से 58.9 हो गया। बिजली की खपत में 4.5% 5.9% की बढ़ोतरी हुई है। आप कह रहे हैं गाड़ियों की बात कर रहे हैं ना, सबसे गरीब आदमी जो अपनी जीविका चलाने के लिए चलाता, ऑटो ड्राइवर, ऑटो की बिक्री में 11.8% की वृद्धि हुई है पिछले 2 महीने में। ठीक है। मुद्रास्फीति की अगर हम बात करते हैं तो जो आरबीआई का जो लक्ष्य है 4, उससे कम है, 3.49% है। सिर्फ आंकड़ों की बात कर दो, भ्रम मत फैलाओ यार। देखिए, मैं आंकड़ों के जाल में फंसना ही नहीं चाहती हूँ, मैं पॉलिटिक्स पर बात कर रही हूँ। मुझे तो पॉलिटिकल, मैं तो पॉलिटिकल खबरों पर बात कर रही हूँ। संजय सरकार जी, 1 मिनट निखिल जैन, रुकिए। आप लोग आंकड़ों की बात करो, लेकिन देश को आंकड़े पता हैं और देश इस पर विश्वास भी करता है। मैं तो इसके पीछे जो राजनीति है, उस राजनीति पर बात करना चाह रही हूँ। संजय सरकार जी, क्या मजबूरी है कि रह रह कर राहुल गांधी को कुछ ऐसे ही सपने आते हैं कि देश जो है वो पिछड़ रहा है, देश में सब खत्म हो रहा है, भारतवासियों को डर कर रहना चाहिए? ये क्या मजबूरी है? कौन सी राजनीति और कौन सा नैरेटिव है ये? आपको क्या लगता है रीमा जी, देश बहुत अच्छे तरफ से गुजार रहे हैं? आप बताइए। बहुत अच्छे तरफ से। उड़ीसा का कालाहांडी है, जहां पर एक वक्त का इंसान को खाना नहीं मिलता है। हाँ? 2 वक्त छोड़ दीजिए, एक वक्त के खाना नहीं मिलते वहां पर। कहाँ? आप जाके देख कर गए, उड़ीसा का कालाहांडी। अच्छा, जानते हैं आप? मैं तो जानती हूँ, आप बताइए। जानते हैं? घर घर
अनाज मिल रहा है सर फ्री। कहाँ घर घर अनाज मिल रहा है, एक वक्त का खाना नहीं मिले। चलिए आपको दिखा के लेकर आता हूं मैं कैसे अनाज है। तो वहां पर अनाज भी ठीक से नहीं हो पाता है, मिट्टी का किसी तरफ से हो क्या है, बारिश ठीक से नहीं होने का चलते वहां पर अच्छा जो किसान को जो ये है वो भी नहीं ठीक से नहीं हो पाता है। आप बोलते हैं कि और गरीबी रेखा ऐसा है जो 10 किलोमीटर दूर में एक कोई आदमी देहांत होता है, उसका अगर बार्निंग गैप लेकर जाए, साइकिल में लेकर जाने पड़ता है। आप बोलते हैं देश का अर्थनीति अच्छा है। मेरे कौशल भाई बोल रहे हैं, ये जो आप बता रहे हैं 2014 से 26 के बीच में हुआ है क्या, बस ये बता दीजिए। हाँ, ये काला हांडी में 2000 हाँ अभी भी यही है। 25 का घटना बताता हूँ, 26 का घटना, मार्च का घटना बताता हूँ, 26 को मार्च का घटना बताता हूँ। आप मेरा अभी कुशल भाई मेरे को बोला है ऑटो इतना सेल हुआ। अच्छा एक चीज बताइए, अगर ऑटो जो चलाते हैं तो मतलब बेरोजगार लड़के तो ऑटो चलाते हैं, अब रोजगार दे नहीं पाए, इसके लिए तो ऑटो सेल आउट होता है। तो कुछ करके खाएंगे ना। गुजरात इतना मॉडल टाउन है जहां पर अभी 2 साल के अंदर आपको 11,000 फैक्ट्री बंद हो गया। तो कोई हमको आपको अहमदाबाद एयरपोर्ट से गांधीनगर लेके जा रहा था, हम भाई आप तो गुजराती लोग बहुत अमीर होते हैं, आप ऑटो क्यों चलाते? बोले भाई साहब काम ही नहीं है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे हम, काम नहीं है, धंधा नहीं है, कुछ नहीं है तो हमको ऑटो नहीं चलाएंगे, डकैती करेंगे। अब दिन में कितना रोजगार होता है तो 400 से 500 रुपये। हम बोलते एक बार का खाना तो आपको 150 रुपया लग जाए तो आप कैसे गुजारते हैं? बोले कुछ ही तरह गुजारते हैं। मतलब जो मैन्युपुलेट आप अगर इकोनॉमी दिखाएंगे हिंदुस्तान का चौथा अर्थों शास्त्र के ऊपर में आप जा रहे हैं तो हम नहीं मानने वाला है। अभी भी उड़ी, आप तो छोड़ दीजिए मऊ, बदायूं, सहारनपुर 12 घंटा बिजली नहीं रहता, 12 घंटा। अब ये अर्थनैतिक बात बोलते हैं। मऊ में आपको क्या तो बदायूं उधर साइड में जो इंडस्ट्री चलता है किस तरह से चलता है देखा है? कुछ साड़ी बनारसी साड़ी उड़ी बनाते हैं, कुछ कारपेट का काम चलता है, किस तरह से चलता है। संजय सरकार जी आप बंगाल के निवासी हैं, कहाँ के? पहले मुझे पता नहीं है, बता दीजिए आप कहाँ के निवासी हैं? हाँ तो बंगाल के निवासी, बंगाल के निवासी है ना। सुनिए अरे सुनिए ना सर, मैं यूपी की निवासी हूँ सर, और यूपी में मेरे खानदान के बहुत लोग रहते हैं। पहले बिजली कितने घंटे आती थी, अब कितने घंटे आ रही है सब पता रहता है। इसलिए आप जो बता रहे हो 11 घंटे नहीं आ रही, 18 घंटे नहीं आ रही, मुझे मत बताओ ना सर। नहीं, यूपी के बंदे से यूपी की बात मत बताओ आप, बंगाल में बैठ के। यूपी की जानकारी मुझे आपसे ज्यादा है सर। बरेली, मथुरा, बदायूं सब जगह मेरे घर वाले रहते हैं, रिश्तेदार। अरे सर गलत बोल रहे हो आप, अब गलत बोल रहे हो। नवल जी, ओके, अब नवल किशोर जी आप एनडीए के सहयोगी हैं। संजय सरकार जी के कहने के अनुसार देश में हर कोने में इतनी अशांति फैली हुई है, तो आप लोग थोड़ा सा कुछ एडवाइस देते हैं या नहीं देते हैं? निखिल जैन को भी ऐसा लग रहा है अर्थव्यवस्था चौपट है, संजय सरकार को लग रहा है पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। जी रीमा जी, आपके द्वारा पूछे गए बुनियादी सवालों पर मैं थोड़ी देर के बाद आता हूं। पहले जरा इन तीनों को एक एक लाइन में जवाब दे दूं। अभी ये ब्लूमबर्ग रिपोर्ट की बात कर रहे थे, आरबीआई की रिपोर्ट पर इनको भरोसा नहीं है। इनको भरोसा किस पर है? ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पर। इनको ट्रंप की ट्वीट पर ज्यादा भरोसा है, भारत के डीजीएमओ पर और डिफेंस मिनिस्ट्री पर भरोसा नहीं। दूसरे भाई साहब बोल रहे थे कालाहांडी के बारे में। आपको पता है कि कालाहांडी में सबसे बड़ा अकाल कब पड़ा था? 1985 में, जब राजीव गांधी केंद्र में प्रधानमंत्री थे और राज्य में जनता दल की सरकार थी। सुनिए ना, शांति से सुन लीजिए। राज्य में जनता दल की सरकार, अरे आप गूगल कर लीजिएगा ना, मैं कभी भी अनऑथेंटिक बात नहीं बोलता। अरे सुनिए ना, वो बिहार पर आ गए, अब कालाहांडी से बिहार पर आ गए। अब बिहार, रुकिए संजय जी अपनी बारी में बोलेंगे। संजय जी अपनी बारी में संजय जी अपनी बारी में बोलेंगे। संजय जी सब अपनी अपनी बारी में बोल रहे हैं। इनको म्यूट करा दीजिए, इनको म्यूट कराइए। हाँ, तो मैं बता रहा था कि कालाहांडी में सबसे बड़ा अकाल राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे तब पड़ा था। और अब के कालाहांडी को देखना हो तो जाकर देखिए, क्योंकि अब वहां इंद्रावती सिंचाई परियोजना पूरी हो चुकी है और कालाहांडी की स्थिति वह नहीं है जो कांग्रेस के जमाने में थी। और आपको याद होगा कि 1985 में ही राजीव गांधी ने दौरा किया था कालाहांडी का, और राजीव गांधी का वो बड़ा प्रसिद्ध बयान आया था कि केंद्र से 1 रुपया पहुंचता है और मात्र 15 पैसा ही जमीन पर पहुंचता है। चलिए, तो ये तो आप दोनों के सवाल का जवाब हो गया। देखिए, कांग्रेस की विडंबना यह है कि कांग्रेस की राजनीति इस भविष्यवाणी पर चलती है कि भारत टूटेगा, और मोदी सरकार, एनडीए सरकार इस संकल्प के साथ आगे बढ़ती है कि भारत मजबूत होगा और भारत आगे बढ़ेगा। राहुल गांधी जी एक भ्रम के शिकार हैं।
कि जो मैं झूठ फैला रहा हूं उसे देश की जनता सच मान लेगी और सरकार के खिलाफ विरोधी भावना जन्म लेने लगेगी। जबकि हकीकत यह है कि राहुल गांधी जी अब देश की जनता की निगाहों में पूरी तरह अविश्वसनीय हो चुके हैं। बस मैं 4-5 पॉइंट बताता हूं। किसी भी अर्थव्यवस्था की मजबूती को मापने का पैमाना क्या होता है? छोड़िए ऑटो सेल्स के आंकड़े जारी मत कीजिए, मैं 3-4 बुनियादी सवाल पूछ रहा हूं। आज भारत का FDI जो है वो 94 अरब USD के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुका है। भारत में 1,93,000 करोड़ का रिकॉर्ड GST कलेक्शन हुआ है। भारत में रिटेल इन्फ्लेशन कितना है? 3.48%, जो RBI द्वारा तय 4% के गाइडलाइन के भीतर है। तो अर्थव्यवस्था के जितने भी संकेतक होते हैं, महंगाई 8.2% महंगाई थी यूपीए के जमाने में, और मोदी जी के कार्यकाल में 5% की एवरेज दर रही महंगाई की। तो अर्थव्यवस्था के प्रत्येक मोर्चे पर, चाहे महंगाई के मुद्दे पर लें, चलिए भारत पर बाहरी कर्ज किसने बढ़ाया? भारत पर यूपीए के समय ज्यादा बाहरी कर्ज था या मोदी जी के जमाने में ज्यादा बाहरी कर्ज था? तो खाड़ी संकट जैसी विकट आर्थिक परिस्थिति में भी मोदी जी ने जिस खूबसूरती से देश की अर्थव्यवस्था को संभाले रखा, यही चिंता का कारण है राहुल गांधी जी के लिए। अब वो सीधे झूठ की खेती पर उतर आए हैं। हाँ। और आर्थिक आंकड़ों को झूठा साबित करके जनता के बीच में भ्रम फैलाने में लग गए हैं, जिसका खामियाजा उन्हें बार बार चुनाव में भुगतना। ठीक है, निखिल जैन जवाब दो। निखिल जैन, 1 मिनट संजय जी रुकिए। अब पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देना निखिल जैन। बिल्कुल, बाहरी कर्ज की बात हुई। यूपीए सरकार जब गई, मोदी जी आए तो राजनीति बताई कि राहुल गांधी की राजनीति देश में डर पैदा करने की है। इसका जवाब दे दो आप, क्यों डर पैदा करना है? उसका जवाब मैं पहले दे चुका हूं कि राहुल गांधी की राजनीति देश में सच बताने की, जनता को सच बताने की है, मोदी जी की तरह झूठ बजाने की और थाली बजाने की नहीं। अब मैं आंकड़ों की बात करी, एक साल में पीएम कैसे बदले जाएंगे लोकतंत्र में? जब चुनाव 2029 में होना है तो प्रधानमंत्री कैसे बदले जाएंगे? अब आपके दर्शक भी ये देखेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता जब आप बोलते हैं तब तो आप कुछ नहीं कहती हैं, लेकिन जेडीयू के प्रवक्ता बोलते हैं तब आप कुछ नहीं कहती हैं। जैसे ही मैं बोलना शुरू करता हूं, आप मेरे आंकड़ों को काट के बेफिजूल के सवाल आंकड़े आप पहले बता चुके हो ना निखिल जैन। आप ही के आंकड़ों के जवाब में नवल जी ने और कौशल कांत जी ने जवाब दिया। अब शो को आगे बढ़ाएं या वहीं पे टिके रहना है? नहीं, वो एक्सटर्नल डेट की बात कर रहे थे। 2014 में भारत का एक्सटर्नल डेट $461 बिलियन था, आज की तारीख में $720 बिलियन है। कह रहे हैं कि महंगाई मोदी जी के कार्यकाल में कम है। पेट्रोल यूपीए के सरकार के दौरान कितना था? 70 रुपए का था, आज की तारीख में कितना है? 110 रुपए का है। डीजल कितना था? 40 रुपए का था, आज की तारीख में कितना है? डीजल 100 रुपए का हो गया है कुछ शहरों में। डॉलर कितने का था? डॉलर 64 रुपए का था, आज कितना है? 100 को पार करने वाला है, 100 के पास आ रहा है। 97 रुपए 96 रुपए का डॉलर हो चुका है। तो आप आंकड़े जब बताते हैं तो इनसे बोलिए पूरे आंकड़े बताएं। हमारे बीजेपी के मित्र ने कहा भारत आज चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। मैं इनको बता देता हूं, कॉमन सेंस। पहली बात आज की तारीख में 2013 में आपकी सैलरी जितनी थी, क्या 2026 में भी उतनी ही रुकी हुई है क्या? ये आप अच्छा। तो आप 2013 में आप सरकार की महंगाई बताती हैं, तो क्या 4 से 13 में सैलरी नहीं बढ़ी थी क्या? पेट्रोल के दाम की बात हो रही है। नहीं, पेट्रोल के दाम की बात हो रही है। तो आप एक और चीज देख लीजिए, 2018 से इंडिया में ब्लू कॉलर वेजेस, साथ ही साथ एंट्री लेवल व्हाइट कॉलर वेजेस की स्टैग्नेशन है। 2018 में भी टीसीएस का ज्वाइनिंग पैकेज 3.25 लाख रुपए साल का होता था, 2026 में भी 3.25 लाख रुपए साल का है। 2018 में भी फैक्ट्री में जो काम करते थे उनका वेतन 12 से 14 हजार रुपए, 10 से 12 हजार रुपए होता था। आज भी उनका वेतन 12 से 14 हजार रुपए होता है। इसीलिए नोएडा में जो फैक्ट्री लेबर थी उन्होंने प्रोटेस्ट करा, लेकिन आपने वो प्रोटेस्ट तो कवर नहीं करा। और जब आप ये बात बताती हैं कि मेरी तनख्वाह बढ़ गई, लेबर की तनख्वाह बढ़ गई, उसकी तनख्वाह बढ़ गई, तो आपको 2004 से 14 में याद नहीं आया था? 2013 में जब बाबा रामदेव नाच रहे थे कि भैया डॉलर इतना महंगा हो गया, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, 60 रुपए का पेट्रोल, 70 रुपए का पेट्रोल हो गया 50 रुपए से, तो क्या लोगों की तनख्वाह नहीं बढ़ी थी? तनख्वाह तो तब भी बढ़ी थी। इसीलिए बात कह रहा हूं ना कि आंकड़ों पे बात करनी है तो आप परसेंटेजेस पे बात करिए कि मोदी जी के कार्यकाल में देश की जीडीपी दुगनी हुई, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में देश की जीडीपी तिगनी हुई, मोदी जी के कार्यकाल में देश की फॉरेक्स रिजर्व दुगने हुए, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में देश के फॉरेक्स रिजर्व तिगने हुए। जब 70 रुपए का पेट्रोल बेचा जा रहा था और इंटरनेशनल क्रूड 125 रुपए का था, तब बीजेपी हाहाकार मचा रही थी। लेकिन आज जब इंटरनेशल क्रूड 100 का है और फर्जी पेट्रोल 80% पेट्रोल, सब कुछ गलत नहीं है। ओके, सुन लो आप। 2004 से 2014 के बीच में पेट्रोल और डीजल में मूल्य वृद्धि कितनी हुई? डीजल में 150% की वृद्धि हुई और पेट्रोल के मूल्य में 118% की वृद्धि हुई। तो तस्वीर का पहला पहलू है। दूसरा पहलू सुन लीजिए, मैंने आपकी बात को बीच में काटा नहीं। आपने मेरे आंकड़ों का खंडन किया। मैं बताता हूं,
2004 से 14 के बीच में भारत पर बाहरी कर्ज की दर 21% की दर से बढ़ी और 2014 से 23 के बीच बाहरी कर्ज की दर मात्र 4.5% की दर से बढ़ी। चलिए आगे बढ़िए। आज देश में प्रतिदिन 28 किलोमीटर हाईवे बन रहा है और 2014 में मात्र 12 किलोमीटर प्रतिदिन हाईवे बनता था। तो महंगाई के मोर्चे पर, एफडीआई इनफ्लो के मोर्चे पर और अर्थव्यवस्था की मजबूती के, अभी फॉरेक्स कितना है? 690 अरब डॉलर का हमारा फॉरेन रिजर्व है। आपके जमाने में कितना था? हमारे फॉरेक्स रिजर्व में सोने की मात्रा, सोने की मात्रा कितनी बढ़ी है? हमारे फॉरेक्स रिजर्व में सोने की मात्रा कितना था? और अभी मोदी जी के जमाने में कितनी है? आप सोना बेच रहे थे, आप सोना बेच रहे थे, आप सोना बेच रहे थे, गिरवी रख रहे थे, गिरवी रख रहे थे। आप तो बेच रहे हैं, आप तो बेच रहे हैं और गिरवी कहाँ रखना पड़ा था? बीजेपी की समर्थक सरकार ने भट्टा बैठा दिया था इकोनॉमी का। सरकार किसके सपोर्ट से चल रही थी? नरसिम्हा राव जी की सरकार में, नरसिम्हा राव जी की सरकार में 47 टन, सरकार बीजेपी के सपोर्ट से चल नरसिम्हा राव रही जी थी। की सरकार में 47 टन सोना आपने गिरवी रखा था और मोदी जी की सरकार में कोई सोने की बिक्री नहीं हुई। आप ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर जो झूठ कर रहे थे फैलाने में, ठीक है कौशल कांत मिश्रा जी, जो आप झूठ फैला रहे हैं, ओके, प्रत्येक मोर्चे पर मोदी सरकार ने प्रबंधन का परिचय दिया है। रीमा जी, निखिल जी राहुल गांधी के प्रवक्ता हैं तो राहुल गांधी की बात करेंगे, पर ये भी याद रखें अगर निखिल जी इतना ही सही बोल रहे हैं और देश की कंडीशन इतनी ही खराब होती तो राहुल गांधी 100 बार से ज्यादा चुनाव नहीं हारे होते। हर जगह हार रहे हैं। ये झूठ, अभी बंगाल की, प्लीज झूठ नहीं तो आप कुछ भी झूठ बोलते रहे। आप बोले हम चौथी अर्थव्यवस्था है, हम क्या छठी झूठ है अर्थव्यवस्था है। इसमें? कह रहे राहुल क्या झूठ है भाई? गांधी, इसमें गलत मैं क्या है? बता देता हूँ। राहुल बताओ गांधी, ना, ये इसमें बताओ अशोक ना जी क्या को मैंने गलत है? पूरी एक्सेल झूठ फाइल क्या भेज दी है? निखिल जैन, इसमें क्या झूठ है? क्या 100 चुनाव हारे हैं ना राहुल गांधी। नहीं झूठ है अशोक। आपके ही मित्र अशोक, आपके कॉलीग अशोक श्रीवास्तव को मैं पूरी एक लंबी एक्सेल फाइल भेज चुका हूँ। आपको भी अभी भेज देता हूँ। कितने हारे हैं? राहुल मैं बता देता हूँ कितने हारे हैं फिर आप बता दो, आप बताओ कितने हारे हैं? अच्छा कितने जीते हैं भैया? बाहर कितने बता जीते रहा हैं? हूँ। हरियाणा जीते, जब से राहुल गांधी प्रधानमंत्री, जब से राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने हैं 2017 से, प्रधानमंत्री उनके नाम के आगे मत लगाओ, वो प्रधानमंत्री नहीं है निखिल। ये सपने दिन दहाड़े सपने मत देखो। कुछ भी बोलते रहते हो यहाँ पर बैठ करके। आप फैक्ट पे बात करने दीजिए, फैक्ट पे बात करने दीजिए ना। 66 चुनाव हुए हैं, राहुल गांधी कितने जीते में से बीजेपी 31 हारी और कांग्रेस 48 हारी है। राहुल और जिस 1.5 साल में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे राहुल गांधी, उस दौरान 13 चुनाव हुए थे, 5 बीजेपी जीती थी, 5 कांग्रेस जीती थी। अशोक जी के पास पूरी लंबी एक्सेल फाइल है जो मैंने बना के दे रखी है 2008 से लेकर आज तक जो चुनाव हुए। अभी भेज दूं आपको। अरे राहुल अभी भेज देता हूं आपको। निखिल जैन उत्तर प्रदेश की अपनी सीट जो बचा नहीं पाए, वहां से छोड़ करके भाग गए, जाके वायनाड में मुस्लिम लीग की गोद में बैठे, वो कह रहे जीते हैं। अरे 2019 से बाहर निकलिए लाला जी, कुछ भी बोले। 99 चुनाव थे और बंगाल के बाद 100 हो गए। 99 के बाद 100 चुनाव हार गए हैं अब राहुल गांधी अपने नेतृत्व में। आप निखिल जैन, आप नहीं आप केवल आप एक सत्य है, बिना आंकड़ों के, आप बिना आंकड़ों के बीजेपी की बात का पूर्ण समर्थन करती हैं। सही बोल रहे हैं। राहुल गांधी के हिसाब से तो हमारी इकोनॉमी बिल्कुल जीरो इकोनॉमी हो चुकी है ना। एक काम करिए ना कौशल भाई, एक काम करिए, चलिए आप ट्विटर पे है ना, अरे ट्विटर आप लिस्ट बना के देंगे, ट्विटर पे डाल दो 100 की लिस्ट। अपने आईटी सेल के जो आपके अमित मालवीय उनसे कह दो। अरे मैं अमित मालवीय जिन्हें लोग कहते हैं, मालवीय साहब से कह दो, अभी वो डाल देंगे 100 चुनाव की लिस्ट। अरे डाल देंगे। अरे लिस्ट तो सबके पास है, नवल जी के पास भी है, कौशल जी के पास, संजय सरकार जी के पास भी है लिस्ट। सबके पास लिस्ट है, आप ही के पास नहीं है। 66 हुए हैं, आप ही के पास नहीं है। चुनाव 66 हुए हैं तो कोई 100 हार कैसे सकता है? तेलंगाना नहीं जीते, कर्नाटका नहीं जीते, मध्य प्रदेश नहीं जीते थे, छत्तीसगढ़ नहीं जीते थे, 2018 में मध्य प्रदेश नहीं जीते। राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद 2018 में मध्य प्रदेश कौन जीता था? किसका मुख्यमंत्री बना था? बंगाल भी जीत गए क्या? छत्तीसगढ़ नहीं, बंगाल मैंने बोला, मैंने मध्य प्रदेश कहा, आपको छत्तीसगढ़ कहा, तेलंगाना कहा, कर्नाटका कहा, बिहार, तमिलनाडु में सरकार है, केरला में सरकार है। एक सेकंड, बिहार में एक सेकंड, राहुल गांधी के पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस पार्टी बिहार में सरकार में थी, अगर आप भूल गई हो तो। अच्छा नहीं, उनका पॉइंट कुछ और है कौशल जी। नहीं, उनका पॉइंट ये है कि अध्यक्ष तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं,
तो उनकी अध्यक्षता में चुनाव हो रहे हैं, तो अगर हार रहे हैं तो उनकी अध्यक्षता में हार रहे हैं, राहुल गांधी का कोई रोल नहीं है, वो ये कह रहे हैं। इसीलिए जो ये आंकड़े दिए जा रहे हैं ना, वो आंकड़े इसलिए गलत हैं। दिस इज द पॉइंट। हाँ निखिल जी जल्दी बोले, एक लाइन में मुझे ब्रेक लेना है। रीमा जी मैं बहुत क्लियरली एक चीज सिंपल बोल चुका हूँ। जब से राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने हैं 2017 में, देश में 66 चुनाव हुए हैं, अभी आखिरी के 5 में जोड़ दूं तो देश में 71 चुनाव हुए हैं। उन 71 चुनाव में बीजेपी 31 या कुछ 33 चुनाव में हारी है, कांग्रेस पार्टी 48 में हारी है। मैं नहीं कह रहा कांग्रेस पार्टी बीजेपी से बेटर परफॉर्म हो रही है, तो हम सबको कांग्रेस पार्टी की सरकार है। 33 पार्टियां होती हैं और देश में खाली बीजेपी कांग्रेस नहीं है, नॉर्थ ईस्ट तो के भी मतलब चुनाव आपका होते हैं। कहना है बीजेपी नहीं, देश में ऑपोजिशन की सरकारें हैं सब जगह पर, बीजेपी नहीं है कहीं पर भी। नहीं, मैं आंकड़ा सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जब चुनाव गजब आंकड़ा है आपका भाई, कहां से आंकड़ा लाते हो निखिल जैन? मैं ये लो अभी अजीबोगरीब सा आंकड़ा है कुछ ये देश में। 33 जगह पर विपक्ष की सरकारें बनी, ये आंकड़ा ही अजीबोगरीब है भाई, कहां से आता है ये आंकड़ा? एक ब्रेक ले लेते हैं जरा इस आंकड़े पर। गंभीर हार्ट अटैक के बाद रीवा के जिला अस्पताल में भर्ती मऊगंज के गोविंद लाल तिवारी को इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से भोपाल भेजा गया। वहीं संदीप सिंह को किडनी फेलियर और सांस की तकलीफ से बचाने के लिए सिंगरौली से भोपाल भेजा गया। ये सब कुछ संभव हो पाया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश में संचालित पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा से, जो रोगियों के लिए वरदान बन गई है। मई 2024 से प्रारंभ हुई इस सेवा से 140 से अधिक लोग हुए लाभान्वित। आयुष्मान कार्ड धारकों को एयरलिफ्ट से लेकर प्रदेश के अंदर और बाहर सभी आयुष्मान मान्यता प्राप्त अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा। गैर आयुष्मान श्रेणी के मरीजों का प्रदेश के अंदर सशुल्क एयरलिफ्ट और शासकीय अस्पतालों में इलाज। सड़क हादसे, औद्योगिक दुर्घटना या प्राकृतिक आपदाओं के घायलों के लिए भी मुफ्त एयर एम्बुलेंस की सुविधा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित गरीब से गरीब आदमी की जान बचाने के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा की जो सौगात दी गई है, वो एक बार फिर हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हुई है। कई सारे लोगों की हमने इस तरह से जान भी बचाई है और मदद भी की है। हमारी सरकार गरीब से गरीब आदमी के जीवन में ये मदद करने के लिए तत्पर है। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस योजना को चला करके गरीबों के लिए एक वरदान सिद्ध साबित किए हैं। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस में प्रशिक्षित डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था। चलिए निखिल जैन ने मुझे कुछ एक आंकड़ा भेज दिया है, नवल जी जरा सुन लीजिए वो आंकड़ा, आप भी और संजय सरकार। एक्सेल फाइल भेजी है मैडम, आप खोल के देख लीजिए। अरे देख लिया भाई, देख लिया आंकड़ा मैंने, क्या हो गया? उसमें आपने कहा है कि आरजी मतलब राहुल गांधी के कांग्रेस प्रेसिडेंट बनने के बाद देश में 49 यानी 49 स्टेट इलेक्शंस हुए कौशल जी, उसमें से बीजेपी ने 24 हारे और कांग्रेस ने 36 हारे। फिर क्या हुआ? रीमा जी सरकारें किसकी बनी? रीमा जी टीएमसी की और नागालैंड में जो पार्टीज हैं, सिक्किम डेमोक्रेटिक, ये भाई पास्ट में जी रहे हैं, अभी आम आदमी पार्टी, ये पास्ट से आगे नहीं निकल पा रहे। अभी हो रहे हैं। टीएमसी की सरकार नहीं है, टीएमसी की सरकार नहीं है अभी बंगाल में, बंगाल में हार गई इलेक्शन का आंकड़ा कहां से ला रहे हो भाई साहब? 100 इलेक्शन का आंकड़ा पिछले 10-15 साल का ही बनाते हो ना, या 20 साल का बनाते हो ना? मैं क्या बेतुका आर्गुमेंट है ये? मैं अच्छा कितने आर्गुमेंट है? अच्छा बताओ। अच्छा निखिल जी ये बताओ, इसका जवाब दीजिए ना। नहीं आप ये बता दो, राहुल गांधी के प्रेसिडेंट बनने के बाद 100 चुनाव कब हुए? आप गिना, आप सारी बात छोड़ो, आप 100 चुनाव की सूची गिना दो। देश में 100 चुनाव हुए ना, इसकी सूची गिना दो। अरे भाई राहुल गांधी 2017 में कांग्रेस अध्यक्ष बने पहली दफा। आप गिनवा दो। सुन तो लो, गिनवा रहे हैं। राहुल गांधी की सरकार कितने स्टेट में चल रही भारत में, सिर्फ ये नाम बता दो। आपका कितने स्टेट में क्या था? राहुल गांधी की नहीं, राहुल गांधी सौ नहीं, क्या था? राहुल गांधी कभी हारे नहीं भैया, नहीं राहुल गांधी कभी नहीं हारे। झूठ में पकड़े गए तो गोल पोस्ट मत बदलो। नहीं झूठ में पकड़े गए तो गोल पोस्ट ही बदल रहे हो ना आप। 100 चुनाव गिना दो, सारी बात छोड़ो। राहुल गांधी जीते, मोदी जी जीते, कौन हारा कौन जीता, आप 100 गांव गिना दो। अरे ट्विटर पे लिख दो,
जो उत्तर प्रदेश की अपनी पैतृक सीट को मैंने तो छोड़कर पूरी भाग गया हो, एक्सेल फाइल जो भेज अपने दी, आप माता एक पिता वर्ड की फाइल सीट भेज छोड़ करके दो। भाग गया हो, जो जाकर के केरल में मुस्लिम लीग की गोद में बैठ गया हो, उस आदमी के बारे में क्या बात कर रहे हो? एक तो ना, राहुल नहीं गांधी फिर से मैं ना हो पाएगा फिर भैया, एक राहुल तुमसे ना हो पाएगा। एक तो और निखिल रीमा जी, जैन और एक तो राहुल भाषा गांधी की के मर्यादा अफीम मेंटेन सपरे, करने को इसका नहीं कुछ करिए। नहीं हुआ। क्या सुनाई नहीं दे रहा मुझे, क्या दोनों बोल रहे हो? अगर ऐसी भाषा यूज करेंगे कि राहुल गांधी खिलाने की गोदी में बैठ गए, फिर मैं बोलूं मोदी जी किसकी गोदी में बैठ रहे हैं? राहुल गांधी मुस्लिम लीग की गोद में बैठे, क्या दिक्कत है? राहुल गांधी मुस्लिम लीग की गोद में बैठे हुए हैं, इसमें क्या गलत बात है? मोदी जी किसकी गोदी में बैठ रहे हैं? कौन मोदी जी की गोदी में बैठ रहे हैं? ये बातें करने लोगों किसी को अच्छा लगेगा? मुस्लिम लीग की गोद में बैठे हुए हैं, इसमें कौन सी गलत बात है? मोदी जी की गोद में कौन अच्छा चलिए, इन सब चीजों में नहीं पढ़ना हमको। अब सुनिए सुनिए सुनिए, निखिल जैन भाषा की मर्यादा रखिए। अरे रुकिए आप एक मिनट प्लीज, दोनों एक मिनट सुन लीजिए। आंकड़े आ गए भाई, आंकड़े आ गए, आंकड़े आ गए, आंकड़े आ गए, एक मिनट, आंकड़े आ गए। राहुल गांधी के नेतृत्व में कितने चुनाव? उत्तर प्रदेश 2012, 2017, 2022, बिहार 2010, 2015, उसके बाद 2020, पश्चिम बंगाल 2011, 2016, 2021, उड़ीसा 2009, 2014, 2019, 2024, आंध्र प्रदेश 2014, तेलंगाना 2014, 18, दिल्ली 2013, 2015, 2020, 2025, असम 2016, 2021, 2026, मध्य प्रदेश 2020 में सरकार गिरने के बाद 2023 में भी बड़ी हार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा में 2014, 2019, 2024, महाराष्ट्र 2014, 2019, गुजरात 2012, 17, 22। अब ये कितना आंकड़ा हो गया भाई? मैंने गिना नहीं, सॉरी। क्यों भाई निखिल? ये तीन ही स्टेट है क्या? एक सेकंड अरे भाई फेयरनेस खत्म नहीं हो रही यहाँ तो। 2012 राहुल गांधी का नेतृत्व हो कैसे गया? ना पार्टी के अध्यक्ष है, ना पीएम कैंडिडेट है, उनकी माताश्री पार्टी के अध्यक्ष थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। तो अब इस पॉइंट पे ये है संजय सरकार जी, फिर तो एक काम करते हैं ना, संजय सरकार जी, अरे रुकिए ना, राहुल गांधी जिस दिन पैदा हुए थे तब से गिनते हैं। बता रही हूँ संजय सरकार जी, आपने मल्लिकार्जुन खड़गे का वो बयान सुना था कि कौन डिसाइड करेगा कि अब सत्ता जब पलटी जाएगी कर्नाटक में, सीएम चेंज होगा, तो कौन डिसाइड करेगा? ये राहुल गांधी डिसाइड करेंगे। मैं किसको रिपोर्ट करता हूं? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वही मेरे नेता हैं। आपने सुना क्या संजय सरकार जी? खड़गे जी का बयान सुना था क्या? संजय सरकार जी सुना था क्या? ऐसे राहुल गांधी होते हैं? चला दीजिए वो फोटो, चला दीजिए जिसमें प्रियंका, राहुल और सोनिया तीनों अंदर थे, मल्लिकार्जुन खड़गे दरवाजे से झांक रहे थे। याद है? झूठी फोटो, संजय जी झूठी फोटो। अरे क्या बात कर रहे हैं निखिल, कितना झूठ बोलोगे यार? पूरे देश में जिस तरीके से झांक रहे थे, जिस तरीके से दरवाजे के बाहर से झांक रहे थे और पूरा परिवार कमरे में बैठा हुआ था, इसी से पता चलता है कि किस तरह से रोबोट का प्रोग्राम प्रधानमंत्री चलता था और किस तरीके से हाईकमान के ऑर्डर पे मल्लिकार्जुन खड़गे चलते हैं। बताइए। सुन लीजिए, मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ। आज के तारीख में 2025 ये 26-27 के इकोनॉमिक ईयर में दिखाई दे रहा है 218 लाख करोड़ रुपया भारतीय जनता सरकार पार्टी के सरकार के समय फॉरेन लोन है। जब मतलब जो $40 बिलियन है। जब एक बच्चा जब जन्म लेता है, सुनिए ना, एक बच्चा जब जन्म लेता है 1,32,059 रुपया कर्जा लेके जन्म लेते हैं। और जब कांग्रेस का सरकार 2014 में जब गई थी 55 लाख करोड़ रुपए से कर्जा था, अभी 218 लाख करोड़ रुपए कर्जा हो गया। ये तो सबका आज मालूम है। आज राजेश एक्सपोर्ट में 15 लाख 15,000 रुपया डेट टू जीडीपी रेशियो, जरा उसके बारे में पढ़ लो। डेट टू जीडीपी रेशियो, जब भारत का 15,000 करोड़ का घोटाला राजेश एक्सपोर्ट में हुआ है। झूठ बोलने के लिए बैठे हुए। अरे भैया एक एक करके नहीं संजय जी मेरा सवाल ये था कि क्या आप भी मानते हो ना कि नेतृत्व तो राहुल गांधी का ही चल रहा है ना कांग्रेस पार्टी में, या खड़गे जी का चल रहा है? नहीं, एक चीज आपसे पूछना चाहते हैं। आज बहुत बड़ा घोटाला का खुलासा हुआ, 15,15,000 करोड़ राजेश एक्सपोर्ट के लिए। रीमा जी सुन लीजिए, अरे जवाब सुनो ना भाई। करोड़ रुपया का घोटाला मोदी जी के समय में। इसके लिए तो मेरा देश आज 218 लाख करोड़ रुपया का आज कर्जा में पड़ा हुआ। एक बच्चा जन्म लेता तो 1,32,059 रुपया कर्जा में जन्म लेता है। और आज
आज कितना रीमा जी, एक होता है डेट टू जीडीपी रेशियो, इतना बच्चा कर्जे में जन्म ले रहा है फिर भी बीजेपी को वोट दे रहा है, ये कमाल बात है। हाँ संजय जी, बीजेपी को जनता वोट दे रहा है, बीजेपी को वोट पड़ रहे हैं धड़ाधड़। क्यों? जनता वोट दे रहा है, कर्जे में भी लोग वोट दे रहे हैं, लूट करके। नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि ज्ञानेश कुमार से उनकी रोज बात होती है। लूट से कौशल जी जल्दी से जवाब दीजिए, नवल जी पर जाना है फिर मुझे। क्योंकि देखिए यहाँ पर बैठ करके बहुत सारे प्रवक्ता इनको चुप सुन लीजिए ना, म्यूट कीजिए भाई। हाँ बोलिए। यहाँ पर बैठ कर कुछ प्रवक्ता भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे राहुल गांधी करते हैं। ये सिर्फ डेप्ट की बात कर रहे हैं और जीडीपी की बात नहीं कर रहे हैं। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, चाहे यूएस ले लें, चाहे यूके ले लें, चाहे जर्मनी ले लें, चाहे फ्रांस ले लें, वहां का डेप्ट टू जीडीपी रेशियो 200% के आसपास है और इंडिया का डेप्ट टू जीडीपी रेशियो केवल 58% है। और मनमोहन सिंह की सरकार में ये लगभग 100% के आसपास था। तो डेप्ट टू जीडीपी रेशियो की बात क्या कीजिए, जिस तरीके से यहां बैठ करके बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर कर्जा, जब बच्चा पैदा होता तो कर्जे की बात करें, उसके ऊपर कितनी प्रॉपर्टी होती है वो नहीं भूल जाते, उसके ऊपर अगर वो देखना चाहेंगे तब नहीं। तो आपको डेप्ट टू जीडीपी रेशियो की बात करनी चाहिए। इस तरह से मिसलीडिंग स्टेटमेंट नेशनल चैनल पे नहीं देने चाहिए। और व्यूअर से कहूंगा डेप्ट टू जीडीपी रेशियो जरूर देखें। नवल जी, आज जब मैं ये राहुल गांधी वाले मुद्दे पर चर्चा सोच रही थी ना, तो मुझे लगा, एक मिनट रुकिए निखिल, तो मुझे लगा एक बार थोड़ा बैकग्राउंड देख ही लेती हूँ। तो मैंने ऐसे ही नटवर सिंह जी का वो किस्सा मुझे याद आया, मैंने वो उसको गूगल करके पढ़ा पूरा, तो पता लगा कि नटवर सिंह जी ने अपनी किताब में एक किस्से का पूरा जिक्र किया था कि जब राहुल गांधी 5 साल के थे और वो इंदिरा जी की गोद में बैठे हुए थे बचपन में, तो तब नटवर सिंह जी उनसे मिलने के लिए गए इंदिरा जी से, और उन्होंने राहुल गांधी के गाल पे ऐसे किया कि वर्तमान प्रधानमंत्री की गोद में भावी प्रधानमंत्री बैठा है, और इंदिरा जी खिलखिलाकर हंस पड़ी। तो ये वो किस्सा है कि 5 साल के राहुल गांधी के कान में लगातार यही बात बोली गई कि आप देश के भावी प्रधानमंत्री हो। यही वजह है क्या बार बार उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली दिखाई दे रही है कि अब बस वो आएंगे और बैठेंगे? रीमा जी, उनकी क्योंकि बचपन से परवरिश ऐसी हुई ना कि आप ही बनोगे। मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी जी को रात में सपने भी प्रधानमंत्री के ही आते हैं, जबकि राहुल गांधी की जो छवि बन रही है, उनकी जो क्षमता पूरे देशवासियों को दिख रही है, उसमें दूर दूर तक कहीं कोई संभावना नहीं दिख रही है। राहुल गांधी जी की कैसी छवि पूरे देश में है? एक अनडिसाइसिव नेता की, एक ऐसे नेता की छवि जो अपने आप में भ्रम का शिकार है, अपने आप में उलझा हुआ है। न तो कोई स्पष्ट आर्थिक विचारधारा है जिस व्यक्ति के पास, न देश और उसकी सतरंगी संस्कृति को लेकर कोई समझ है। एक अगंभीर किस्म का, नॉन सीरियस किस्म का नेता की छवि है। दूसरी बात यह है कि देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जिन तर्कों का हवाला दे रहे थे कि राहुल गांधी जी के अध्यक्ष रहते परफॉर्मेंस, देखिए यही होता है कि जब आपकी भद पिटने लगती है ना, तो पार्टी के प्रवक्ता जिन तर्कों का निर्माण करते हैं उससे वो खुद तो हास्य का पात्र बनते ही हैं, अपने नेता को भी हास्य का पात्र बना देते हैं। यही स्थिति अभी कांग्रेस के प्रवक्ता की है। पूरे देश ने देखा कि 2014 लोकसभा चुनाव, 2019 लोकसभा चुनाव, 2024 लोकसभा चुनाव, उसके बाद कई सारे राज्यों में जो चुनाव हुए, उन सारे चुनावों में कांग्रेस की बुरी तरह भद पिटी। किसी भी एक चुनाव में कहीं भी राहुल गांधी जी में कोई स्पार्क नहीं दिखा, क्योंकि राहुल गांधी जी समय समय पर ऐसे बयान देते हैं कि गांव के मैं तो गांव से आता हूं रीमा जी, और गांव में चर्चा होती है राहुल गांधी जी की, इतने हास्यास्पद तरीके से, इतने नॉन सीरियस तरीके से राहुल गांधी की चर्चा होती है कि मैं बता भी नहीं सकता हूं। तो मुझे यह कहने में बड़ा दुख हो रहा है कि राहुल गांधी जी के प्रवक्ता जो यहाँ पर झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं, उनको पहले चाहिए कि राहुल गांधी जी के एक संजीदा नेता के रूप में छवि उभारे। जैसे एक छोटी सी वानगी मैं दे रहा हूं, ये बार बार बोलते रहे ऑपरेशन सिंदूर के समय कैसा इन लोगों ने भ्रम जाल फैलाया, खाड़ी संकट की शुरुआत हुई तो इन लोगों ने ऐसा भ्रम फैलाया कि मोदी जी के चलते देश में ये इस तरह की स्थिति पैदा हो गई। रुपए की गिरावट कौन दोषी? मोदी जी दोषी। और तेल की कीमत में आंशिक बढ़ोतरी, जबकि थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई, दोषी कौन? मोदी जी दोषी। विपक्ष के नेता का सही धर्म यह होना चाहिए रीमा जी मेरे हिसाब से कि जब देश विपरीत परिस्थितियों का सामना करे तो आपको कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी आपकी छवि एक जिम्मेवार विपक्ष के नेता की बनेगी। लेकिन आप तो आपदा में अवसर तलाशते हैं। भयंकर तूफान आने वाला है। कौन सा तूफान आने वाला है? भारत का इकोनॉमी IMF बेल आउट पर है क्या? भारत ने IMF बेल आउट के लिए किया है क्या? अर्जी दिया है भारत ने?
भारत का बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स बोलिए करने जा निखिल रहा है जैन, क्या? कौन सी सुनामी आने कौन वाली सा है? लक्षण दिखाई दे रहा है? ये सुनामी कौन आ सा रही है, लक्षण कहाँ आपको दिख रहा देखी है सुनामी है, कहाँ से आ रही है सुनामी? 2015 बिहार, 2017 पंजाब, 2022 पंजाब, 2018 मेघालय, 2023 सुई मेघालय, अटक जाती है 2016 निखिल केरला, जैन, सुई अटक जाती 2021 है केरला, क्या? 2026 केरला, 2016 तमिलनाडु, 21 तमिलनाडु, 26 तमिलनाडु, 16 बंगाल, 21 बंगाल। गिनवाऊं, कितने गिनवाऊं चुनाव क्या? जो मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी ने हारे हैं? ये तो इनकी तो लिस्ट आप नहीं पढ़ेंगी। कांग्रेस ने 2012 में कौन सा चुनाव आ रहा था, वो आपने राहुल गांधी के मत्थे बांट दिया। ना राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष थे, ना देश के प्रधानमंत्री थे। आंकड़ों की बात आती है तो चलिए इकोनॉमी की बात हो रही है, अर्थव्यवस्था की, इसी की बात करते हैं। आपकी क्या आपकी बीजेपी पार्टी प्रवक्ता का ने मूल्यांकन अध्यक्ष से होगा? अरे सर, अध्यक्ष से होगा तो राहुल गांधी अध्यक्ष ही नहीं थे 2012 में, 17 में अध्यक्ष वो बने। अध्यक्ष से बढ़कर है ना, वो अध्यक्ष से बढ़कर है भाई, पार्टी में सर्वे सर्वा है वो। मल्लिकार्जुन खड़गे बलि का नहीं तो बकरा मैडम है। एक काम, नहीं मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने बलि का बकरा बना दिया है। 1984 में जो 400 सीट कांग्रेस की आई थी वो भी राहुल गांधी के नाम कर देते हैं। पैदा तो हो गए थे, तो जो भी फायदा अच्छा हो रहा था वो भी राहुल गांधी कर रहे थे। कांग्रेस के अध्यक्ष को आपने बलि का बकरा बना दिया है। 2017 कांग्रेस की जो फजीहत होगी वो राहुल गांधी के मन में नहीं बढ़ी जाएगी, बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष के मन आर्थिक में बढ़ी सुनामी जाएगी। कौन सी आ रही है भाई, वो बताओ। बिल्कुल 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 अर्थव्यवस्था का आंकलन कर लेते हैं। नहीं, आंकलन नहीं करना, जीडीपी रेशियो। आर्थिक सुनामी आने वाली है वो बताओ। तो बिना आंकड़ों के आर्थिक सुनामी की बात आंकड़े तो आप दे चुके हो ना, मुझे ये बताओ। आंकड़े बहुत है ना। डेट टू जीडीपी रेशियो 50% थी 2014 में, मोदी जी के कार्यकाल में 83% हो चुकी है। भारत पे 50,000 करोड़ का कर्जा था, वैश्विक 2.5 लाख संकट, करोड़ का कर्जा हो चुका है। वैश्विक संकट, आपने पेट्रोल में इतने इथेनॉल मिलाना, वैश्विक संकट के 2008 में ग्लोबल रिसेशन नहीं आया था, 2012 में अरब स्प्रिंग, इजिप्ट टर्मोइल, सीरिया टर्मोइल नहीं हो रहा था क्या? 2012 से 14 के बीच में इंटरनेशनल क्रूड के प्राइसेस $110 से $140 नहीं रहे थे मैडम? यहाँ पर 2 महीने हुए हैं इंटरनेशनल क्रूड के प्राइसेस $100 पार हुए हुए, और मोदी जी के दौरान अर्थव्यवस्था का तेल निकल गया। मनमोहन सिंह के दौरान ऐसे प्राइसेस 2 साल रहे थे, तब सरकार ने 2 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड इशू कर दिया। आज तक बीजेपी उसका रोना करती है, लेकिन ये नहीं बताएगी कि पिछले 10 साल में हमने 44 लाख करोड़ रुपया निकाला है जनता से तेल के नाम पे। बोलते रहोगे, कुछ भी बोलते रहोगे। एक मिनट रीमा जी, रीमा जी एक मिनट, रीमा जी एक मिनट, कौन से आंकड़े से ये बताइए आप मेरे को कि इकोनॉमी का तेल रीमा जी बस एक कौन से आंकड़े? रीमा जी एक मिनट, आ रही हूँ। 2.5 लाख करोड़ का कर्ज नहीं है भारत पे आज की डेट में, हाँ या ना? रीमा जी बस एक मिनट समय दीजिएगा। डीजल 100 के पार है शहरों में, हाँ या ना? नवल जी बोलिए जल्दी से। 83% है, हाँ या ना? हो गई आपकी बात खत्म, मेरी बारी है। अरे मेरी बारी है, बोलने दीजिए, मेरी बारी है, बोलने दीजिए। देखिए, इन्होंने सवाल उठाया, मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ रीमा जी कि आप अपने रिसर्च टीम को बोले, रिसर्च करके आपको दें कि यूपीए सरकार में डीजल के दाम में 150% की वृद्धि हुई कि नहीं, और पेट्रोल के दाम में 118% की वृद्धि हुई कि नहीं। इन्होंने बताया कि तेल के नाम पर 44 लाख करोड़ रुपया निकाल लिया। देखिए, जब से खाड़ी संकट की शुरुआत हुई है, कांग्रेस पार्टी तरह तरह के झूठ परोस रही है। उसमें एक बड़ा झूठ यह है कि इन लोगों ने एक्साइज ड्यूटी के नाम पर देश की जनता का 44 लाख करोड़ रुपया ले लिया। कि आपके जमाने में एक्साइज ड्यूटी नहीं वसूला जाता था? पहला। दूसरा ये कि तेलंगाना में वैट आप 35% वसूल रहे हैं। अगर देश की इकोनॉमी की इतनी चिंता है तो तेलंगाना में वैट कम क्यों नहीं करते हैं? केरल में 31% वैट ले रहे हैं। चुप रहिए, पहले बोलने दीजिए। मध्य प्रदेश में तो मीठा गप गप और कड़वा थू जो रेवेन्यू कलेक्शन हुआ, मध्य प्रदेश में कितना ले रहे हैं उसमें आपने पैसा लिया कि नहीं लिया? और शांत रहिए, बोलने दीजिए। जो एक्साइज कलेक्शन हुआ उसमें कांग्रेस के राज्यों को हिस्सा मिला कि नहीं मिला? जो डिवोल्यूशन स्कीम है भारत सरकार का, डिवोल्यूशन के हिस्सेदार आप बने कि नहीं बने? कांग्रेस की सरकार में फाइनेंस कमीशन का डिवोल्यूशन नहीं मिलेगा कि 44 लाख करोड़ रुपया। अरे बोलने दो यार, ये क्या तरीका हुआ? 44 लाख करोड़ रुपया नहीं मिलेगा। मैं आपके बीच में बोला, मैं आपके बीच में बोला, कुछ समझदारी नहीं है आपको। बात मत करिए ना, अर्थव्यवस्था की कोई समझदारी नहीं है आपको। पता है कि एक्साइज का जो भी कलेक्शन होता है उसका राज्यों को भी हिस्सा मिलता है, तो कांग्रेस शासित राज्यों को हिस्सा अरे भाई साहब, तो वही तो कह रहा हूं, फाइनेंस कमीशन का डेवोल्यूशन के ऑपोजिशन रूल स्टेट्स को नहीं मिलेगा। मोदी जी कह रहे हैं हाँ, तो जो कौशल जी ने कहा कि आप चैनल पर बैठ करके, अब सवाल ये है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है ना, संविधान का मैंडेट है कि आपको डेवोल्यूशन में फंड करना पड़ेगा, फाइनेंस कमीशन की पैरिटी के हिसाब से करना पड़ेगा। मोदी सरकार के हाथ में क्या है? जीएसटी काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल में रूल्स क्या आते नहीं है? ये एयरपोर्ट कहां से बना? एक सेकंड। अब सवाल ये है कि भैया राहुल गांधी की नजर है जेनजी पर, राहुल गांधी की नजर है जेनजी पर, और उनको ऐसा लग रहा है कि ये सारी बातें कर करके वो जेनजी को अपने पाले में ले आएंगे। यही बात है ना?
गुमराह कर देंगे, गलत आंकड़े पेश कर देंगे और जेनजी को ले आएंगे अपने पाले में। एक आंकड़ा बताइए जो राहुल गांधी ने गलत निखिल भाई, बता रहे हैं वो बता रहे हैं। हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, इनका मेरे को पहले ये बता दो, यार आप जब बात बोलते हो यार कंटिन्यू, मेरे को सिर्फ एक सवाल, मैं ज्यादा नहीं बोलूं, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। विच कंट्री इज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड? आप 100 के आंकड़े का जवाब दे दीजिए। आप 110 रुपए पेट्रोल एक्सपोज हो गए ना, 100 रुपए डीजल एक्सपोज हो गए ना। आज भी दुनिया में भारत पॉपुलेशन नजर आती है हमारी, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ नजर आती है। यही सच्चाई है। ये निखिल जैन एक्सपोज हो गए ना, एक्सपोज हो गए ना। पूरी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आज भी भारत है, यही सच्चाई है। एक्सपोज हो गए ना पूरी तरह से, कुछ भी आके बोलते जाओगे, पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी है आपसे ना हो जाएगा, राहुल गांधी से ना हो पाएगा भैया। कितनी है? और जो आपने कहा ना पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी है? 84 में 400 सीटों की बात की ना, 400 सीट। अरे सुनिए निखिल जैन, आपने 84 में 400 सीटों की बात की ना, बढ़ रही है 400 सीटों, रोजगार की तनख्वाह बढ़ रही है। निखिल जैन कंटिन्यूअस बोलते जाओगे यार, ये कोई तरीका होता है डिबेट करने का? कुछ भी बोलते जाओगे, जवाब नहीं दे पाएगा। आवाज जाएगी सिर्फ, क्या तरीका है ये? हर किसी के बीच में बोलना होता है। निखिल जैन ने बोला कि 400 सीटें कांग्रेस ने जीती थी 84 में। क्यों जीती थी पता है? क्योंकि हमारे देश की प्रधानमंत्री का असैसिनेशन हो गया था, उस सिंपैथी में 400 सीटें जीती थी। अदरवाइज देश ना देने जा रहा था एक पायलट को सीटें। राहुल गांधी के पास क्या क्वालिफिकेशन थे जो आकर के ले लिए? और जो राहुल गांधी की बात, राजीव गांधी की बात की मैंने, और राहुल गांधी की बात करें, राहुल गांधी का याद है ना, ब्रजेश मिश्रा जी का फोन गया था, किस ड्रग पेडलर को छुड़ाया गया था कैलिफोर्निया के एयरपोर्ट से, बोस्टन के एयरपोर्ट से, ये भी पता कर लीजिएगा। तो जिस आदमी के पीछे कांग्रेस खड़ी है, उसके हसीन सपनों का कुछ नहीं हो सकता। राहुल गांधी और उनके हसीन सपने, भैया राहुल आपसे ना हो पाएगा। अच्छा, ठीक जिस है। तरीके से आपको देश को भड़काने की कोशिश कर रहे हो, जिस तरीके से आप इंटरनेशनल लेवल की एजेंसी का पार्ट बने हुए हो, देश में जेनजी की क्रांति कराना चाहते हो, ये आपसे ना हो पाएगा। सरकार जी, जेनजी ने किसको वोट दिया बंगाल में, ये देख लिया सबने। जेनजी की क्रांति नहीं हो सकती इस देश में इस तरह से। ये बांग्लादेश नहीं है, ये कहीं और का देश भी नहीं है। आप कह भी नहीं सकते जेनजी नहीं हो सकता हिंदुस्तान में। आज देश के जो स्थिति है ना, बेरोजगार से लेके, पेपर लीक से लेके, भ्रष्टाचार से लेके, आज भी एक मामला निकला, राजेश एक्सपोर्ट ऊपर के आया है 15,15,000। अरे आप बोल चुके हो बात, अब कुछ आगे बोलो ना, इस पे जवाब मिल चुका था। और आज देश में कितना अमाउंट एनपीए हो चुका है मालूम है? अरे अपना बंगाल तो बचा लेते भैया। टीएमसी सरकार ने बंगाल अपना बचा पाई क्या? जो सरकार तुष्टीकरण के पीछे चलती हो, जो सरकार केवल मुस्लिमों को वोट देंगे, आप बता रहे हारे क्यों हारे? क्यों हारे? संजय सरकार ने आपने कालाहांडी की बात कर दी, आपने बंगाल की बात कर दी, आपने दिल्ली की बात कर दी, लेकिन क्या आपको हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के शासनकाल में किस तरह ना तनख्वाह मिल रही है, ना ही पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं? देश में पेट्रोल के दाम जब बिल्कुल ही निम्नतम स्तर पर थे, तब हिमाचल में पेट्रोल बढ़े जा रहा था। आपको हिमाचल दिखाई देता है क्या देश के नक्शे पर? हम बंगाल के बारे में अभी बोलने चाह रहा है, बंगाल के बारे में। अच्छा ये बताइए। अच्छा हिमाचल पर नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि कांग्रेस की नहीं बोलेंगे। बंगाल में आते हैं, कालाहांडी बोल दिया, दिल्ली बोल दिया, सब बोल दिया। हिमाचल में भी आएंगे। आप सुन लीजिए ना, बंगाल के बारे में जब बोला तो आपको थोड़ा सुनने पड़ेंगे ना। एक विधानसभा में 235 से 40 बूथ होता है, ठीक है। एक लोकसभा में 1500 से 1800 बूथ होता है। विधानसभा में अगर सही से काउंटिंग होता है तो 1 बजे तक काउंटिंग खत्म हो जाता है। सर अंगूर खट्टे हैं, 4 बजे तक काउंटिंग। संजय सरकार जी अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं, बहुत दिन हो गए अब हारे हुए। अब तो आगे निकलिए, अब तो पार्टी भी टूट गई। अरे सर पार्टी भी टूट गई, अब तो आगे निकलिए थोड़ा। अब तो अभिषेक बनर्जी भी कहीं नहीं रहे, ममता जी कहाँ चली गई? एक विधानसभा में 1 बजे के अंदर काउंटिंग खत्म हो जाता है। क्या वो कहावत है, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करता रहा? संजय जी सच्चाई धूल चेहरे पर है और आईना साफ करता रहा। सच्चाई में मिर्ची बहुत लगता है, सच्चाई में मिर्ची बहुत लगता है। अच्छा संजय जी, हम सच्चाई बोल रहे, मिर्ची लगता है। संजय जी अभी इस शो में आप ममता जी के साथ हैं या दूसरे वाले खेमे, मतलब असली टीएमसी के साथ चले जाएंगे? हम 110% ममता जी को साथ में थे, है, रहेंगे।
रहेंगे। दल बदलू नहीं है, पलटू राम भी नहीं है, पलटू राम हम लोग नहीं है। मतलब पार्टी तो चली गई, लेकिन आप बरकरार रहेंगे। चले गए इतने सारे लोग आपकी पार्टी की जगह छोड़ के चले गए ना। इतने सारे लोग आपकी पार्टी की जगह पलटू राम हो गए आपके बीच में। नहीं सुने, ममता बनर्जी एक पार्टी का सिंबल है, ममता बनर्जी एक पार्टी है, ममता बनर्जी एक नेत्री है, ममता बनर्जी जनता का नेत्री है। ममता का मतलब जनता। और सोच लिया हमको एमएलए एमपी जो है ना सब दीदी को देख के हुआ है। संजय जी ममता जी के ऊपर कोई डाउट नहीं है। संजय जी ममता जी के ऊपर संजय जी ममता के ऊपर कोई डाउट नहीं है। किसने बोला जनता वोट ममता को? आपको सुनिए एक बूथ का निशाना बोलते हैं जहां पर ना 90% मुस्लिम आबादी वाला बूथ है राजा। अरे सर 17 मुस्लिम विधायक भी चले गए पार्टी छोड़ के। सुन लीजिए ना, 17 मुस्लिम विधायक भी निकल लिए आपकी पार्टी से बाहर। वहाँ पर मुस्लिम करते रह जाओगे आप। मुस्लिम भी निकल लिए आपके पाले से। सुनिए ना भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर मिला था। ममता जी अपनी सीट भी हार गई, दोनों सीटें अपनी हार गई। विश्वास करने वाला बात है, ये भी विश्वास करने वाला बात है। 5 वोट टीएमसी को मिला, 676 वोट भाजपा को मिला। ये भी विश्वास करेंगे हम, ये बुद्ध भी विश्वास करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान 5 की पंचायत में जुड़े हैं। समय की बाधा है, समय यहीं तक की इजाजत देता है और इसीलिए अब सवाल यही है कि भाई राहुल गांधी को जो सपने आ रहे हैं ना उसका कुछ इलाज होना चाहिए, क्योंकि देश मजबूती के साथ खड़ा है, अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ खड़ी है और सरकार के इन 12 सालों में देश ने जो प्रगति की है वो भी किसी से छुपी नहीं है। चलिए 5 की पंचायत में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम कह सकते हैं अकुशल युवा